देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में 6 जून 2023 को पूछे गए इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं। और आप लोग दोस्तों चेक कीजिएगा 20 में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही कर पाए आज के इस टेस्ट में। आप सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये प्रीपोजिशन टॉपिक से पूछा गया है। क्या कहा गया यहाँ पर, देयर इज अ ब्रिज डैश द रिवर। अब गाइस आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब रिवर के ऊपर, ठीक ना, रिवर के ऊपर जब ब्रिज बनाया जाता है तो एक साइड से दूसरी साइड पार करने के लिए बनाया जाता है, यही पर्पज है और कोई उद्देश्य तो है नहीं, ठीक ना। तो यहाँ पर अक्रॉस का यूज होगा क्योंकि एक पार से दूसरी पार मतलब जो है मतलब रिवर के ऊपर जो है ब्रिज बनाया जाता है, तो सबसे ज्यादा अक्रॉस ही सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है यहाँ पर। आई होप आप लोग समझे होंगे। अब देखो गाइस, आप में से कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि सर अबव और ओवर का यूज क्यों नहीं कर सकते हम वहां पर, देयर इज द ब्रिज डैश द रिवर। तो मैं आपको बताता हूँ गाइस, देखो ओवर और अबव का यूज जो है ना हम बिना स्पर्श किए के ऊपर के अर्थ में करते हैं, जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर में हो, ठीक है ना। अब एक चीज आप नोटिस करेंगे दोस्तों, जो पुल होता है, जो ब्रिज बनाया जाता है नदी के ऊपर, वो नदी को स्पर्श भी करता है, पानी को भी स्पर्श कर सकता है, नदी के पानी को। लेकिन एक तरफ से दूसरी तरफ के अर्थ में केवल अक्रॉस प्रीपोजिशन का ही यूज किया जाता है, अबव और ओवर और बिटवीन का यूज नहीं किया जाता है, ये आपने पढ़े होंगे। सेकंड क्वेश्चन, चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशन सेंटेंसेस। देखो गाइस, आप कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि सर यहाँ पर एक वी गेट के बाद टायर्ड यूज किया गया है, तो ये तो थर्ड फॉर्म है, तो कहीं ना कहीं ये जो सेंटेंस है ये तो हमारा पास्ट का है, तो यहाँ पर हम वुड नोट का यूज करेंगे या हेड नोट का यूज करेंगे। तो देखो गाइस, मैं आपको बताता हूँ, गेट जो है ना ये पॉजिटिव वर्ब होता है, और गेट के बाद अगर कोई वर्ब आता है ना तो वो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म में आता है, ये रूल है। तो यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करेंगे कि जो गेट है ना इसका आपको वर्ब चेक करना है, तो ये गेट फर्स्ट फॉर्म में है, तो इससे पता चलता है कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये सेंटेंस है, तो यहाँ पर विल नोट का यूज होगा, ठीक है ना। विल नोट, ठीक ना, वॉन्ट मतलब उसको क्या कहते हैं, संक्षिप्त बना दिया जाता है, ब्रीफ कर दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं उसको, हाँ इसको एब्रिविएशन कहते हैं, एब्रिविएशन, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ये तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइटम्स और फ्रेज। देखिए इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है दोस्तों लिखित तौर पर, इन रिटन फॉर्म, ठीक है ना, इन रिटन फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से पूछा गया है और आपको बताना है कि नोबडी के बाद जो है ना जो हमारा मेन वर्ब यूज होगा ये प्लूरल यूज होगा या सिंगुलर यूज होगा या आईएनजी फॉर्म में यूज होगा। तो चलिए मैं आपको जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल क्या कहता है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए ध्यान से समझिएगा, इनडेफिनिट प्रोनाउंस जैसे एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नोवन, एनीवन का प्रयोग अनिश्चित व्यक्ति के लिए होता है और इसे दोस्तों सिंगुलर माना जाता है। कहने का मतलब यह है कि ये जो इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं ना ये किसी सेंटेंस में एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। और हमने दोस्तों सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये पढ़ा है, देखिए हमने ये पढ़ा है कि अगर हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ जो हम वर्ब यूज करेंगे ना वो हमारा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यूज होगा। अब गाइज अभी हमने पढ़ा कि जो नोबडी होता है ये सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है, तो इसके साथ सिंगुलर मेन वर्ब आएगा। अब गाइज देखो मैं आपको बताता हूं, देखिए आपके पास ट्रांसलेशन की बुक होगी, आप लास्ट के पेजेस ओपन करेंगे तो उसमें वर्ब के फॉर्म दे रखा होगा, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है ना दोस्तों ये ऑलरेडी प्लूरल होता है, प्रॉब्लम यहीं पर तो आता है, ये ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में दे रखा होता है। अब गाइज हमें जो है ना अपने सेंटेंस के सब्जेक्ट के नंबर, कहने का मतलब ये है कि हमारा सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, एक वचन है या बहुवचन, उसके अकॉर्डिंग जो है ना हमें वर्ब का यूज करना होता है सेंटेंस में। अब गाइज देखो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम उसके साथ सिंगुलर मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। अब गाइज हमने तो ऑलरेडी जो है प्लूरल वर्ब ही याद किया है, तो प्लूरल वर्ब को सिंगुलर कैसे बनाते हैं यहाँ पर आप लोग पढ़िएगा। देखिए वर्ब में एस या ईएस या आईएस जोड़कर उसे सिंगुलर बनाया जाता है। अब देखिए नोबडी पता चल गया ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। अब मैं यहाँ पर कुछ वर्ब लिखता हूँ, READ, रीड, अभी ऑलरेडी प्लूरल में है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो ये प्लूरल फॉर्म में है तो इसमें एस लगाकर सिंगुलर बना दूंगा। अब यहाँ पर एक और वर्ब लिखता हूँ KNOW, ठीक ना, KNOW, ये ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में दे रखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसके साथ एस लगाकर इसको सिंगुलर बनाऊंगा। तो नोबडी के बाद जो है हम सिंगुलर
मेन वर्ब का यूज करेंगे, क्योंकि हमारा जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यूज होता है। देखिए अब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, तो यहाँ पर हम नॉज के यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। विच सेंटेंस हैज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क। देखो गाइस, पंक्चुएशन मार्क से आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन आएंगे, तो देखते हैं। देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ये जो होता है ना, ये जो हमारा पंक्चुएशन मार्क होता है, ये कौन सा होता है, तो ये एक्सक्लामेशन मार्क के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये एक्सक्लामेशन मार्क है जहां पर आश्चर्य, दुख, हर्ष, उल्लास का बोध होता है, ठीक ना। इस सडनली जो कोई अचानक काम हो जाता है तो वहां पर इनका यूज होता है। तो देख लेते हैं। ही क्राइड हेल्प हेल्प हेल्प। देखिए ऑप्शन भी हो नहीं सकता क्योंकि इसमें क्वेश्चन मार्क का साइन लगा हुआ है। अब वो चिल्लाया, ठीक ना, तो यहाँ पर आश्चर्य का बोध हुआ है। ही क्राइड, सी भी गलत है। उसके बाद डी बिल्कुल सही है, क्योंकि ही क्राइड, उसने चिल्लाया। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सेमी कोलोन है, रुकने के लिए, ठहराव के लिए, ठीक ना। उसके बाद हेल्प हेल्प, तो यहाँ पर आश्चर्य का बोध हो रहा है ना, तो यहाँ पर इससे पता चलता है कि ये वाला हमारा करेक्ट पंक्चुएशन मार्क ऑप्शन डी, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये जो सेंटेंस देख रहे हैं ये एक्टिव वॉइस में दे रखा है, इसे आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो चलिए चेंज करते हैं। देखो गाइस, जब भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं किसी सेंटेंस को, तो ये तो हमें पता है दोस्तों कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है ना, ये पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाता है, और एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ जाता है। बाकी आपको पता है पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होता है, और सेंटेंस, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग हम पैसिव वॉइस का टेंस को बनाते हैं, मतलब उसी में रखते हैं, चेंज नहीं करते, जो टेंस एक्टिव वॉइस का होता है। अब गाइस देखो, हिज पर्स जो है ना, ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर है एक्टिव वॉइस में, तो ये हमारा जो है पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट बन जाएगा। तो हिज पर्स, ठीक ना, हिज पर्स। अब गाइस यहाँ पर हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, तो हिज पर्स, उसका एक ही पर्स है यहाँ पर, तो यहाँ पर टेंस तो वही रहेगा, तो यहाँ पर हम हैज का यूज करेंगे, ठीक ना। हिज पर्स हैज, और आपको पता है हैज के बाद हमेशा विन का यूज होता है, तो हिज पर्स हैज विन, ठीक ना, प्रेजेंट परफेक्ट में हिज पर्स हैज बीन। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा हैज बीन स्टोलन, बाई करके समबडी लगा दो या फिर नहीं भी लगा सकते हो, क्योंकि किसी ने, तो यहाँ पर कंफर्म नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि जब किसी का पर्स स्टोल करेगा गाइस, तो ये तो कंफर्म है, जब उसको पता ही चल जाएगा तो फिर उसका स्टोल हुआ ही नहीं, ठीक है, नहीं पता चला है ना, तो बाई करके समबडी भी लगा सकते हो और नहीं भी लगा सकते हो। तो देख लेते हैं, हिज पर्स हैज बीन स्टोलन, हिज पर्स, ऑप्शन बी नहीं होगा, जो नहीं हो सकता हटा देता हूँ, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, क्योंकि देखो इसमें वॉज यूज कर लिया गया है, जबकि टेंस हमारा वही रहता है, प्रेजेंट परफेक्ट का ही रहेगा। उसके बाद ऑप्शन डी भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो पास्ट परफेक्ट का यूज कर लिया गया है, तो ऑप्शन ए सही है हमारा, ठीक ना, क्योंकि बाई करके समबडी लगाना कोई जरूरी नहीं है। जैसे पुलिस, देखिए थीफ हैज बीन अरेस्टेड, अब यहाँ पर थीफ हैज बीन अरेस्टेड, पता है पुलिस के द्वारा ही अरेस्ट किया जाता है 99% केसेस में, और कोई तो करता नहीं है, तो इस तरीके से बाई करके पुलिस नहीं भी लगा सकते हैं। इसी तरीके से ये बना है। आगे बढ़ते हैं। द एबिलिटी टू लाफ इज पेक्यूलियर टू मैनकाइंड। अब नॉन फाइनाइट वर्ब बताना है, तो मैंने आपको बताया ना कि देखो 2 प्रकार के वर्ब होते हैं, एक होता है फाइनाइट वर्ब और एक होता है नॉन फाइनाइट वर्ब, मतलब कि किसी सेंटेंस में प्रयोग के हिसाब से एक फाइनाइट होता है और एक नॉन फाइनाइट। तो जो फाइनाइट होता है ना, ये मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, और जो नॉन फाइनाइट होता है ये मेन वर्ब के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन दोनों जो वर्ब होते हैं ना, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, देखने में मेन वर्ब जैसा ही लगता है, लेकिन फाइनाइट वर्ब जो है वो मेन वर्ब के रूप में प्रयोग होता है, नॉन फाइनाइट नहीं। तो देख लेते हैं, जो मेन वर्ब के रूप में प्रयोग नहीं हुआ है वही हमारा नॉन फाइनाइट हो जाएगा। तो देख लीजिए, द एबिलिटी टू लाफ इज पेक्यूलियर टू मैनकाइंड, तो जो वो वर्ब भी जैसा ही होगा नॉन फाइनाइट वर्ब, ऐसा नहीं है कि आप नॉन पर नॉन को लगा दोगे। यहाँ पर टू मैनकाइंड देखेंगे तो ये यहाँ पर नॉन है, ठीक है, ये वर्ब नहीं है। अब देख लेते हैं कौन सा है, इज पेक्यूलियर जो है ये एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर टू लफ जो है ना, ये हमारा क्या हुआ, ये जो है यहाँ पर हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब, क्योंकि ये मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया ही नहीं गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये भी आपको पहचानने आना चाहिए कि मेन वर्ब कौन सा होता है और कैसे प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इस सेंटेंस में मेन वर्ब है ही नहीं, ओनली हेल्पिंग वर्ब है इज। देख लीजिएगा, विच ऑफ दिस इज यूज्ड बिटवीन ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट सेंटेंस। देखिए ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट सेंटेंस के बीच, इसका मतलब ये है कि अगर 2 सेंटेंस को आपस में कनेक्ट करना है और दोनों इंडिपेंडेंट है, कहने का मतलब है कि स्वतंत्र वाक्य है, तो उनको जोड़ने के लिए कोलोन का यूज होता है, ठीक ना, कोलोन का यूज होता है। और एक होता है सेमी कोलोन, इस प्रकार से ऊपर एक बिंदु और ऐसे नीचे कॉमा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, तो कोलोन का यूज होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया इसमें, आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो देखो गाइस, व्हेन आई रीच्ड द बुक स्टोर ऑल द कॉपीज हैड बीन ऑलरेडी
हैड ऑलरेडी बीन सोल्ड। तो इससे पता चल रहा है कि व्हेन आई रीच द स्टेशन ऑल द कॉपी हैड ऑलरेडी बीन सोल्ड। ये तो पैसिव वॉइस में चेंज कर दिया गया है, तो ये पास्ट परफेक्ट का टेंस है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि हैड का यूज किया जाता है और अगर पैसिव वॉइस बनाया गया पास्ट परफेक्ट का तो फिर उसमें बिन लग जाता है। ठीक है, इस तरीके से पहचान सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। डिड यू सी दैट रेड कार, माई ब्रदर आस्क्ड। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का साइन लगा हुआ है तो पूछ रहा है, तो यहाँ पर माई ब्रदर के बाद हम आस्क्ड का यूज करेंगे। ठीक है, माई ब्रदर आस्क्ड वेदर। अब गाइस मेरा भाई ने जो है ना किससे पूछा, तो भाई मुझसे पूछा। तो अपने भाई की बात को जो है किसी तीसरे व्यक्ति को अगर मैं बताऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरे भाई ने किसी दूसरे से पूछा कि मुझसे पूछा। तो यही मैं बोलूंगा कि माई ब्रदर आस्क्ड मी लगेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद वेदर आई और टेंस वही रहेगा हमारा। और देखो मैं आपको बता देता हूँ, अगर इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला सेंटेंस जो ये है हमारा, डिड यू माई ब्रदर आस्क्ड, सॉरी माई ब्रदर आस्क्ड जो है ये हमारा इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला सेंटेंस है। अगर ये पास्ट इंडेफिनिट में और उसके साथ कनेक्ट सेंटेंस मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो वो पता है किस में हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, अगर प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा चेंज। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, हैड सीन का यूज होगा। ठीक है, ये चेंजेस होते हैं इस तरीके से रूल में, ये रूल है। बशर्ते ये होना चाहिए कि अगर इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाले सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में तब ये चेंजेस होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, यहां तक की। ठीक ना, तो यहां पर ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, इवन दो। यहां नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच से पूछा गया है। वरुण सेड आई विल बी ज्वाइनिंग यू ऑल एट द एयरपोर्ट। अब गाइस देखो, मैंने अभी आपको बताया है कि अगर इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट में है, जैसे वरुण सेड ये पास्ट इंडेफिनिट में है, तो उसके साथ जो कनेक्ट होगा ना सेंटेंस वो भी पास्ट में चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला सेंटेंस जो कि वरुण सेड के साथ मान लीजिए कनेक्ट है और ये पास्ट इंडेफिनिट में है तो इसी के अकॉर्डिंग आपका टेंस में परिवर्तन आएगा जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर है। जैसे आई विल बी ज्वाइनिंग यू ऑल एट द एयरपोर्ट, ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर है। मान लीजिए इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला सेंटेंस दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ठीक ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो ये पता है किस में चेंज हो जाएगा, रूल के अकॉर्डिंग ये प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा। अगर इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला सेंटेंस मान लीजिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। अगर ये फ्यूचर में है, ठीक है, फ्यूचर में है तो फिर ये अगर फ्यूचर में आपको पता है विल का यूज करते हैं तो वो वुड में चेंज हो जाएगा। ये होता है परिवर्तन, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जो है आई मतलब कि आई के बाद जो विल है उसके स्थान पर हम वुड का यूज कर लेंगे और वी वही लगेगा। अब गाइस देखो, ऐसे स्टूडेंट जिनको टेंस में परिवर्तन करने आता है लेकिन पर्सन चेंज नहीं करने आता है, कहने का मतलब यह है कि जैसे वरुण ने कहा कि आई विल बी ज्वाइनिंग यू ऑल एट द एयरपोर्ट, तो अब वरुण ने कहा मैं, तो वरुण ने अपने लिए आई का यूज किया है। अब वरुण की बात को थर्ड व्यक्ति को बताओगे तो कैसे बताओगे, वरुण सेड आई विल बी ज्वाइनिंग यू एट ऑल द एयरपोर्ट, ऐसे बताओगे, नहीं बताओगे ना। ये आप बोलोगे कि वरुण ने कहा, वरुण सेड ही विल बी ज्वाइनिंग यू ऑल एट द एयरपोर्ट, इस तरीके से आप बोलोगे। वरुण के लिए जो है आई के स्थान पर ही का यूज करोगे, क्योंकि जब आपसे बात हो रहा था वरुण के आमने सामने तो उसने अपने लिए आई का वहां पर यूज किया था। अब उसकी बात को किसी दूसरे को बताओगे कि वरुण ने ऐसा कहा कि वह जो है हमें ज्वाइन कर रहा है एयरपोर्ट पर, तो उसके लिए आई को हटाकर ही का यूज करोगे, क्योंकि ठीक है ना। तो यहां पर दोस्तों हमारा ही वुड बी ज्वाइनिंग अस ऑल एट द एयरपोर्ट, डी इसका सही आंसर होगा। अब आप लोग कहेंगे कि डी कैसे होगा, तो देखो सी तो होगा नहीं क्योंकि आई है। अब उसकी बात को हम थर्ड व्यक्ति को बताएंगे तो आई के स्थान पर ही का यूज कर लेंगे। और देखिए यू का यहाँ पर जो है ना अस में चेंज हो जाएगा, ये भी पता होना चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं, फिल अप द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन। अभी मैंने आपको बताया दोस्तों एवरीबडी, समवन, एवरीवन, समवन, नो वन, नोबडी, इन सभी ये जो प्रोनाउन होते हैं ये इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं और ये हमेशा एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो इसके बाद जो हमारा हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आएगा ये भी सिंगुलर आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा देख लीजिए, यहाँ पर जो नहीं हो सकता उसको हटा देते हैं। देखिए वर्ब जो है प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, हैव जो है ये भी प्लूरल है और हैव बीन ये भी प्लूरल है, तो जो बचा वही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो वॉच जो यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। आगे बढ़ते हैं, एट अ स्ट्रेच का मतलब होता है दोस्तों एट वन टाइम विदाउट स्टॉपिंग, मतलब बिना रुके, ठीक
ठीक है, लगातार। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मोस्ट बॉयज लाइक प्लेइंग गेम। अब इसमें आपको बताना है कौन सा नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो देखो गाइस, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, लाइक जो है ना, ये फाइनाइट वर्ब है क्योंकि ये मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। अब उसके बाद प्लेइंग जो है ना, ये हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है क्योंकि ये मेन वर्ब के रूप में प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब देखने में तो लगेंगे ही भाई मेन वर्ब की जैसा, लेकिन प्रयोग नहीं होंगे। अब प्रयोग का भी आपको पता होना चाहिए कि कैसे प्रयोग होता है। ठीक है, तो ग्रामर आप सीखोगे जब ही तो होगा, जो कि मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ। प्लेलिस्ट में आप क्लासेस देखकर सीख सकते हो। नेक्स्ट देखो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये कोहेसिव डिवाइस से पूछा गया है। ये एक प्रकार से कंजक्शन ही होता है जिसमें दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करके दे रखे होते हैं। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा कंजक्शन यूज होगा। तो देखो, मोस्ट एनिमल्स स्लीप लाइक पीपल डू, मतलब मोस्टली जो एनिमल है ना, जैसे पीपल सोते हैं वैसे ही वो सोते हैं। दे, यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? दे का मतलब यहाँ पर बात किया जा रहा है दोस्तों, मोस्टली एनिमल के बारे में बात की जा रही है। ठीक ना, इसलिए यहाँ पर दे का यूज किया गया। दे लाई डाउन। ठीक ना, लाई डाउन का मतलब होता है यहाँ पर, अब देखिए लाई डाउन का मतलब होता है दोस्तों आराम करना, लेट कर सोना। ठीक ना, अब यहाँ पर एक चीज आप नोटिस करेंगे तो डू के बाद जो है ना सेमी कोलोन लगा हुआ है। तो सेमी कोलोन में क्या है कि एक जो सेंटेंस है एक दूसरे के ऊपर निर्भर होता है। अगर दो, देखिए एक होता है कोलोन, तो कोलोन जो है ना, दोनों एक दूसरे से जो सेंटेंस कनेक्ट होगा इसमें दोनों स्वतंत्र होगा, कोई एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं होगा, लेकिन निर्भर है एक। दे लाई डाउन जो है ये निर्भर है। तो इसका हिंदी मीनिंग यही निकलता है कि मोस्टली जो एनिमल्स होते हैं वो पीपल के जैसे सोते हैं, दे लाई डाउन, और वे आराम करते हैं। ठीक ना, बट या हाउएवर दोनों का अर्थ एक ही है। जबकि, लेकिन, तथापि, मतलब कि एक दूसरे में कॉन्ट्रास्ट है। जबकि वर्ड्स एंड हॉर्स स्लीप व्हाइल स्टैंडिंग अप, जबकि जो वर्ड्स जो होते हैं ना और हॉर्स खड़े होकर ही सोते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, जबकि का अर्थ आ रहा है। इस तरीके से समझना होता है काफी ज्यादा डीपली। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन। मदर डिड नॉट हैव टाइम टू गो टू द स्टोर। ठीक है, मदर के पास जो है टाइम नहीं है स्टोर जाने का। यहाँ पर पास्ट में बात की जा रही है। डैश देयर वाज नो मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर। अब भाई देखो, यहाँ पर एक और अर्थ निकल रहा है इंग्लिश में, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो। देखो, मदर डिड नॉट हैव, अब डिड नोट और डू नोट का मतलब पता है आपको क्या होता है? कार्य। अब डिड नोट यहाँ पर हुआ है तो मतलब कार्य नहीं हुआ, तो मदर को जो है टाइम नहीं मिला भाई। ठीक ना, गो टू द स्टोर जाने का। तो यही वजह है कि देयर वाज नो मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर, तो इसलिए जो है रेफ्रिजरेटर में कोई मिल्क नहीं है। अब इसीलिए का अर्थ कौन देता है? तो इसीलिए का जो अर्थ है ना, ये कॉन्सिक्वेंटली देता है, क्योंकि कॉन्सिक्वेंटली का मतलब होता है के परिणाम स्वरूप, के कारण। ठीक है ना, ये यूज होता है यहाँ पर। बाकी नेवरदलेस का मतलब होता है फिर भी, तथापि, और नॉनथलेस का मतलब वही होता है। हाउएवर का भी मतलब वही होता है, ऑल्दो का मतलब भी वही होता है। मतलब एक ही अर्थ में ये तीनों यूज होता है। ठीक है ना, इस तरीके से समझना है आपको। द स्टूडेंट्स वर प्लेइंग डैश द गार्डन। अब यहाँ पर कौन सा जो है प्रीपोजिशन यूज होगा? तो बहुत आसान है, यहाँ पर इन प्रीपोजिशन का यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया? हाँ, कंडीशन सेंटेंसेस से पूछा गया है। बहुत ही आसान है दोस्तों। देखो, मैंने आपको बताया ना कि कंडीशन सेंटेंसेस में दो सेंटेंस आपस में कनेक्ट होंगे, और एक में जो है मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब गायब करके दे दिया जाएगा, और एक में वर्ब होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आप पता लगा लोगे। आप यू केम, तो इसके अकॉर्डिंग आप पता लगा लोगे कि यहाँ पर कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। तो देखो, केम क्या पता चल रहा है? कम का सेकंड फॉर्म, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में है, तो यहाँ पर हमारा कंडीशनल सेंटेंसेस का सेकंड स्ट्रक्चर यूज होगा। तो सेकंड स्ट्रक्चर क्या कहता है कि अगर हमारे दो सेंटेंस आपस में कनेक्ट हो और दोनों में से कोई एक सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट में है, तो उसके साथ जो कनेक्ट होगा सेंटेंस, उसमें विल के स्थान पर आपको आंख बंद करके वुड का यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या यूज होगा। यहाँ पर वुड बी का यूज होगा। ठीक है, सी वुड बी प्लीज्ड इफ यू केम, अगर आप आते तो वह खुश होते, प्रसन्न होते। ठीक है, तो इस तरीके से समझना है आपको। आगे बढ़ते, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शन विच टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ एंड फैक्ट। देखो गाइस, जनरल ट्रूथ एंड यूनिवर्सल ट्रूथ एंड फैक्ट को एक्सप्रेस करने के लिए हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। ये ग्रामर का रूल है, ध्यान में रखिएगा। सो थैंक यू दोस्तों। अगर आप और भी क्वेश्चंस करना चाहते हो तो प्लेलिस्ट चेक